तो करंट अफेयर वार्षिकांक में प्रमुख पुरस्कारों की सूची में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रमुख रहा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे कौन से प्रश्न आएंगे, किस तरीके के पुरस्कार अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको आधार बना के आज हम यहाँ पे पूरा सत्र देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, चीजों को हाईलाइट करते चलेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों को भी हल करते चलेंगे कि इससे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए है विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नाम ध्यान रखिएगा। देखिए इन पुरस्कारों की सूची में बस आपको हाईलाइट ये करना है कि कौन सा पुरस्कार है, किस विषय में दिया जाता है और किसे मिला है। बस इतनी चीजें हम लेकर चलेंगे और फटाफट इसको रिवाइज करते चलेंगे। बहुत ज्यादा डिटेलिंग यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो विजेता जो है उन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार में मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ है। रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। प्रथम कृति की बात करें तो कविता संग्रह है जो लगभग जय हिंद 1971 की है। इनके कुछ उपन्यास भी हैं, जैसे नौकर की कमीज जिस पर मणि कौल ने फिल्म भी बनाई है, खिलोगे तो देखोगे, देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी जैसी चीजें हैं। लेखन शैली की बात करें तो जादुई यथार्थवाद की शैली है जो साधारण जीवन की गहरी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। और उनकी रचनाएं जो हैं अंग्रेजी, जर्मन, इतावली, मराठी, मलयालम सहित कई भाषाओं में अनुदित है। कौन से अन्य पुरस्कार मिले हैं तो साहित्य अकादमी, गजानन माधव मुक्तिबोध, रजा पुरस्कार, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर और पेन अमेरिका नबोकॉव अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। ये एक चीज इसमें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से पहली बार किसी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करें तो 1961 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी और पहला जो पुरस्कार मिला मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। पुरस्कार में मिलता क्या है तो 11 लाख रुपए, नगद राशि, सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र मिलते हैं। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर क्या करना है, विनोद कुमार शुक्ल। अगला यहाँ पे देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल के बाद 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा वो यहाँ पे किसे दिया गया है तो ये देखिए राष्ट्रपति के द्वारा 58वां जो पुरस्कार दिया संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य संस्कृत में और गुलजार को संपूर्ण हिंदी, सिंह कालरा जिन्हें नाम है उन्हें उर्दू और हिंदी में दिया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बारे में देखें, तुलसीपीठ चित्रकूट के संस्थापक हैं, 240 से ज्यादा रचनाएं हैं, 4 संस्कृत महाकाव्य हैं और पद्म विभूषण इन्हें दिया गया है 2015 में। वहीं गुलजार की बात करें तो त्रिवेणी काव्य शैली के प्रवर्तक हैं, हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ऑस्कर भी मिल चुका है इन्हें 2009 में, ग्रैमी मिला है 2010 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें 2013 में दिया गया है। क्वेश्चन है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन साहित्यकारों को दिया गया तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। अगला है साहित्य अकादमी युवा बाल साहित्य पुरस्कार 2025। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 24 भाषाओं में श्रेष्ठ रचनाओं को इसमें सम्मानित किया जाता है। 2025 के लिए देखा जाए तो युवा पुरस्कार 35 वर्ष के लेखकों के हेतु और बाल साहित्य पुरस्कार 916 से 16 वर्ष के आयु के पाठकों के विजेताओं की इसमें घोषणा की गई है। मैथिली युवा पुरस्कार दिया गया है नेहा झा मणि बनारस आहम काव्य संग्रह को। हिंदी का जो पुरस्कार मिला है वो युवा पुरस्कार वो मिला है पार्वती तिर्की को, फिर उगना कविता संग्रह को। अंग्रेजी में देखा जाए तो युवा पुरस्कार दिया गया है अद्वैत कोलारी को, कोत्तारी को, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध और एक उपन्यास को दिया गया। उर्दू में देखा जाए युवा पुरस्कार दिया गया है नेहा रुबाब को, मजहरुल हक तहरीक ए आजादी ए हिंद उपन्यास को दिया गया है। हिंदी बाल साहित्य पुरस्कार सुशील शुक्ल एक बातें 12। अंग्रेजी बाल साहित्य पुरस्कार नितिन कुशलप्पा एमपी दक्षिण साउथ इंडियन मिस्ट एवं फेबल्स रिटोल्ड को। मैथिली बाल साहित्य पुरस्कार मुन्नी कामत को चुक्का बाल कहानियों के लिए। उर्दू बाल साहित्य पुरस्कार गजनफर इकबाल को कौमी सितारे के लिए लेख संग्रह को दिया गया है। पुरस्कार मिलता कितना है तो 50,000 की नगद राशि, पट्टिका, शॉल और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिए जाते हैं। क्वेश्चन है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी किसे प्रदान किया गया तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। इसी तरह साहित्य अकादमी 2004 अंग्रेजी में मिला है एस्टरीन किरे उपन्यास स्पिरिट नाइट्स को।
हिंदी में गगन गिल को मिला है कविता के लिए मैं जब तक आप आई बाहर। मैथिली में देखा जाए तो महेंद्र मलंगिया को दिया गया है उनके निबंध संग्रह प्रबंध। संस्कृत में दिया गया है दीपक कुमार शास्त्री को उनकी कविता भास्कर कृत के लिए। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में यहाँ पर देखा जाए तो वही चीज अभी हमने यहाँ पर देखी है, उसी के संदर्भ में यहाँ पर है। बाल साहित्य पुरस्कार भी यहाँ पर हम देखें तो उन्हीं को वापस से यहाँ पर लिखा गया है। चलिए बात करते हैं भारत रत्न पुरस्कारों के बारे में। तो सम्मानित यहाँ पे हस्तियां देखा है तो 2024 की कौन कौन सी रही हैं। इसमें चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता है। पीवी नरसिंहा राव पूर्व प्रधानमंत्री आर्थिक उदारीकरण के सूत्रधार रहे हैं। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कृषि वैज्ञानिक हरित क्रांति के जनक। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व उप प्रधानमंत्री जो पहले यहाँ पर घोषणा हुई थी। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक। शुरुआत देखा जाए तो 2 जनवरी 1954 को हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। जो पहली बार भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं उसमें है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे देखा खिलाड़ियों में सिर्फ सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार मिला है 2014 में। विदेशी मूल से सम्मानित लोगों में मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अब तक देखा जाए तो 5 राष्ट्रपतियों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। नामों की घोषणा देखा 76वें गणतंत्र दिवस 25 जनवरी 2025 के पूर्व संध्या पर की गई थी। इसके अलावा पद्म पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो लगभग काफी सारी परीक्षाओं में यहाँ पर पूछा जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1954 में होती है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक होता है और प्रतिवर्ष देखा जाए तो भारत रत्न पद्म विभूषण पुरस्कारों की जो घोषणा होती है वो आपको 26 जनवरी पर होती है। प्रदान कब किया जाता है तो मार्च अप्रैल में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी प्रदान किया जाता है। चलिए देख लेते हैं किस श्रेणी में किसे कौन सा पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। तो पद्म पुरस्कारों में देखें तो 3 तरीके की श्रेणियां होती है। पद्म विभूषण जो असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, सबसे उच्च पुरस्कार होता है। वहीं पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे पहले यहाँ पे पद्मश्री मिलता है, फिर पद्म भूषण मिलता है, फिर यहाँ पद्म विभूषण दिया जाता है। प्राप्तकर्ता को इसमें मिलता क्या है तो एक प्रमाण पत्र, पदक, प्रतीक चिन्ह है, औपचारिक अवसरों पर उपयोग हेतु यहाँ पर दी जाती है। पात्रता क्या होती है तो जाति, पद, लिंग या व्यवसाय का इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। कला, साहित्य, शिक्षा, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, सार्वजनिक सेवा, खेल, सिविल सेवा, किसी भी क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान के या विशिष्ट योगदान के दृष्टिकोण से ये प्रदान किया जाता है। विशेष पहल देखा है तो 2014 से गुमनाम नायकों को सम्मान भी दिया जाता है। अब ये कहलाते हैं पीपुल्स पद्म और इस वर्ष 30 गुमनाम नायकों को यह सम्मान दिया गया है। जूरी संरचना की बात करें तो पद्म पुरस्कार से एक समिति यहाँ पर बनाई जाती है हर वर्ष जो नामांकन की यहाँ पे समीक्षा करती है और यहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। सदस्य इसमें होते हैं गृह सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसका अनुमोदन जो होते हैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और फाइनली यहाँ पर इसकी घोषणा की जाती है। सीमाएं इसमें क्या होती हैं कि देखिए सबसे पहले सामान्यतः मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं, कुछ अपवादों पर ही ये दिए गए हैं। उच्च श्रेणी का पुरस्कार कम से कम 5 वर्ष बाद ही यानी कि विशेष स्थिति को छोड़कर ही प्रदान किया जाएगा। यह कोई उपाधि या टाइटल नहीं है कि आप पद्मश्री लगा करके घूम रहे हैं अपने नाम के आगे। प्रतिवर्ष अधिकतम 120 पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसमें एनआरआई, विदेशी और ओसीआई नहीं शामिल होते हैं। अनुच्छेद 18(1) के तहत भारतीय संविधान राज्य को उपाधि देने से रोकता है। सैन्य और शैक्षणिक उपाधियां ही यहाँ पर मोस्टली भारत में दी जाती हैं। लेकिन भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इस नियम से अपवाद है। इसके अलावा बालाजी राघवन बना भारत संघ न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधि नहीं है और इसलिए यहां पर इसमें कोई भी समस्या नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए जो पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में कुछ सूची रही है, जैसे पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया है तो यहाँ पर देखिए न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं श्री जगदीश सिंह खेहर को सार्वजनिक मामले में, श्रीमती कुमुदनी राजन कांत लखिया को कला के क्षेत्र में, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में, श्री एमटी वासुदेवन नायर को मरणोपरांत दिया गया साहित्य और शिक्षा में। पद्म भूषण की बात करें तो श्री ए सूर्य प्रकाश साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में, श्री अनंतनाग को कला के क्षेत्र में, श्री विवेक देव राय मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा में, श्री जतिन गोस्वामी को कला में, श्री पी आर श्रीजेश को खेल में, हॉकी से रिलेट करते हैं, श्री पंकज पटेल जो है व्यापार और उद्योग में, श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत लोक कार्य के दृष्टिकोण से,
पद्मश्री में देखें कुछ प्रमुख पुरस्कार की घोषणा, जैसे कि नीरज भाटला को चिकित्सा, भीम सिंह भावेश को सामाजिक कार्य, शारदा सिन्हा को कला मरणोपरांत, शेखर कपूर को कला, शोभना चंद्र कुमार को कला और विनोद धाम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पद्म पुरस्कारों के बाद एक और पुरस्कार जो होता है संसदीय कार्यों के दृष्टिकोण से दिया जाता है, इसे संसद रत्न पुरस्कार कहा जाता है। अब यहां पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2010 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर की गई थी। यह पुरस्कार किस संदर्भ में दिया जाता है, तो सांसदों के कार्य, बहस, प्रश्न पूछने, विधायी योगदान, समिति कार्य में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर। इसे प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और ई मैगजीन प्रेसेंस के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखा जाए तो वर्ष 2025 में करीब 17 सांसदों को इस सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। विशेष जूरी की बात करें तो इसमें है भर्तहरि महताब भाजपा के, जो उड़ीसा से हैं, एनके प्रेमचंद्रन क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी केरल के हैं, सुप्रिया सुले राकंपा एसपी महाराष्ट्र से हैं, श्रीरंग अप्पा बारने शिवसेना महाराष्ट्र से हैं। लगातार 3 कार्यकालों से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने और अन्य विजेता सांसद हैं, जैसे कि यहां पर आपको स्मिता उदय वाघ, नरेश महस्के, वर्षा गायकवाड़, मेधा कुलकर्णी, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो, दिलीप सैकिया, रवि किशन, निशिकांत दुबे, अरविंद सावंत, पीपी चौधरी, मदन राठौर और सीएन अन्नादुरई, इन लोगों को ये मिला है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो 7 सांसदों को सबसे अधिक सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। समिति श्रेणी पुरस्कार की बात करें तो वित्त संबंधी स्थायी समिति अध्यक्ष भर्तहरि महताब, कृषि संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी। स्थापना 2010 में हमने देखा प्रथम विजेता जो कौन थे, तो हंसराज गंगाराम अहिर रहे हैं। और संसदीय लोकतंत्र में एक जवाबदेही सक्रियता को कह सकते हैं प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से इसे प्रदान किया जाता है। कभी कभी एक टैगलाइन भी पूछी जा सकती है कि संसद का देखा जाए तो इसे संसदीय ऑस्कर किसे कहा जाता है, किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि ये बताएं संसद रत्न पुरस्कार की शुरुआत किसके सुझाव पर हुई थी, तो आंसर क्या रहेगा आपका, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यह सम्मान नई दिल्ली में उनकी पत्नी गुरुशरण कौर को पुरस्कार ग्रहण करने के दौरान दिया गया। प्रस्तुति थी यह सम्मान मोन्टेक सिंह अहूवालिया योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष के द्वारा प्रदान किया गया, संस्था पीवी नरसिम्हा राव स्मारक फाउंडेशन के द्वारा। और महत्व देखा जाए यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत की आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिति में ज्यादा मदद की है या फिर बहुत अच्छा योगदान किया है परिवर्तनकारी। देखा जाए 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स में डॉक्टर सिंह जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री हमारे थे पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों लोगों को श्रेय दिया जाता है भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स का। इसके अलावा देखा जाए तो डॉक्टर सिंह की शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से उच्च शिक्षा, थीसिस इत्यादि में यहाँ पे रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है 1982 से 1985 और यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत दिया गया पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया है, तो आंसर है अर्थशास्त्र। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की भी घोषणा की जा चुकी है। यहाँ पे देखिए इसका आयोजन विज्ञान भवन में नई दिल्ली में हुआ 23 सितंबर 2025 को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रेरणादायक बायोपिक 12th फेल को श्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है। कटहल देखा जाए तो एक जैक फ्रूट मिस्ट्री को श्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। शाहरुख खान को जवान और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए संयुक्त रूप से श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। उर्वशी को उल्लू झुक्कू श्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री। जानकी बोदीवाला वश, विजय राघवन पुक्कलम और मुथु पेटई सोमू भास्कर पाकिंग को सहायक भूमिकाओं के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। तो ये हो गया
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को लेकर के यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो मोहनलाल को। अगला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, जो 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर प्रदान किया जाता है। इस बार यहाँ पर देखा है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, शिक्षा मंत्रालय के अधीन। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे हैं। प्रतिवर्ष 5 सितंबर को यह प्रदान किया जाता है। मिलता क्या है, तो प्रशस्ति पत्र मिलती है, 50,000 की नगद राशि दी जाती है और रजत पदक दिया जाता है। उद्देश्य क्या है कि असाधारण शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया जाता है जो शिक्षा व्यवस्था में नवाचार उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस वर्ष 45 शिक्षकों को इसके लिए चुना गया। उत्तर प्रदेश से देखा जाए तो मधुरिमा तिवारी मिर्जापुर और रामलाल सिंह यादव को भदोही से चुना गया है। मानदंड क्या है कि नवाचार पूर्ण शिक्षण, छात्र नामांकन में वृद्धि, ड्रॉप आउट दर में कमी, रचनात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग इसमें शामिल है जो शिक्षकों के द्वारा अपनाया जाता है। इसी पर देखा जाए तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए, तो आंसर होगा 1958। इसके अलावा पुरस्कार इसमें देखा जाए तो ये यहाँ पे अखिल भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार 2023 घोषणा हुई 26 अगस्त 2025 को। आयोजक संस्था इसमें है साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पुरस्कार विजेता देखा है तो डॉक्टर विजयानंद तिवारी को, साहित्यकार, प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनकी कृति थी कोरोना तथा अन्य कविताएं, हिंदुस्तानी अकादमी के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया। पुरस्कार राशि के तौर पर कितना दिया गया है, तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के प्रदान की गई है। विशेष प्रोफाइल के इस दृष्टिकोण से इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे डॉक्टर विजयन तिवारी एक प्रख्यात हिंदी साहित्यकार हैं, अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जापान और नेपाल सरकार सहित कई देशों के द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है और वैश्विक हिंदी महासभा के ये अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। अगला है प्रोफेसर CR राव राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2025 घोषणा हुई 30 जून 2025। पुरस्कार मिला किसे है, डॉक्टर प्रजामित्र भूयान। पद है इनका सहायक प्रोफेसर का। कहां, तो IIM कोलकाता में। क्षेत्र क्या है, सांख्यिकी है। कारण क्या है कि सांख्यिकी के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए। इसी अवसर पर देखा है डेटा विजुअलाइजेशन हैकाथॉन के विजेताओं को भी यहां पर पुरस्कृत किया गया था। नामकरण देखा जाए तो सांख्यविद प्रोफेसर कैलप्पा राजू राव के नाम पर है। प्रोफेसर CR राव जो है 10 सितंबर 1920 को भारत में इनका जन्म हुआ था। बहुविवरणीय विश्लेषण रैंकिंग प्रतिगमन सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। पुरस्कार देखा जाए पद्म भूषण, विभूषण, अमेरिकी नेशनल मेडल ऑफ साइंस से इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार, जिसकी घोषणा हुई है 27 मई 2025 को। प्रारंभ देखा जाए तो 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। उद्देश्य यह है कि भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं उनको यहाँ पे प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जाए। वर्ष 2024 के लिए यहाँ पर देखा है तो 2 पुरस्कार हैं। एक है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जो दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, वरिष्ठ वैज्ञानिक INSA एवं विजिटिंग प्रोफेसर जो है IISER पुणे में। वहीं राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक जो पुरस्कार मिला है यह है सुशोभन नियोगी को, जो वरिष्ठ भूविज्ञानी है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जिसमें काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो 67वां रेमन पुरस्कार जो है 2025 का यहाँ पर किसे दिया गया है, इसकी घोषणा जो है कब हुई, 31 अगस्त 2025 को। और पुरस्कार जो विजेता रहे इसमें है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत, शाहिना अली मालदीव, फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस। जो भारतीय विजेता उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यह है कि एजुकेट गर्ल्स नाम से प्रसिद्ध यह संगठन पहली बार किसी भारतीय NGO को यह पुरस्कार दिया गया है। 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा राजस्थान में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य यह था कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्र की लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक और सरकारी संस्थाओं का जुटाव किया जाए। अन्य जो विजेता रही हैं जैसे शाहिना अली जो जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य कर रही हैं, और फ्लेवियानो की बात करें तो बेघर और विस्थापित लोगों के पुनर्वास को लेकर के कार्य करती हैं। यह पुरस्कार सामाजिक, शैक्षणिक और मानवीय कार्यों में साधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।
क्वेश्चन है 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संगठन कौन सा है? तो एजुकेट गर्ल्स। अगला एक और पुरस्कार जो काफी चर्चा का विषय रहता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। 2025 देखा जाए तो विश्व साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। अंग्रेजी में अनुवादित और यूके आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों को यहां प्रदान किया जाता है। विजेता 2025 की बात करें तो कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक का उपन्यास हार्ट लैम्प को यह पुरस्कार दिया गया है। अनुवादक देखा जाए तो दीपा भास्ती अनुवादक और लेखक के बीच 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को साझा किया गया है। भाषा मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। विषय वस्तु क्या है? 1990 से लेकर के 2023 के बीच मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कठिनाइयों का मार्मिक एक चित्रण इसमें किया गया है। 2022 में भी देखा जाए तो गीतांजलि श्री का टॉम्ब ऑफ सैंड, जिनका अनुवाद डेसी रॉकवेल, यह पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी पुस्तक थी। हाल ही के विजेता में देखा है 2024 के कायरोस जर्मनी। 2021 का देखा जाए एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, डेविड डॉयब को, फ्रांस को यहां पर दिया गया था। स्थापना की बात करें 2005 में बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा किया गया था और सम्मान में 50,000 पाउंड नगद और लेखक अनुवादक को यहां पे बराबर बराबर बांटा जाता है। इसी पर एक क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस भारतीय लेखिका के उपन्यास को मिला? तो आंसर है बानू मुश्ताक। अगला है 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025। ऑस्कर देखा जाए तो 2 मार्च 2025 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में इसका आयोजन हुआ। सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिला वो अनोरा को मिला 5 श्रेणियों में, द ब्रुटलिस्ट को 3 कैटेगरी में, जबकि विकेट और एमिलिया पेरेस और ड्यून पार्ट 2 को 2-2 अवार्ड मिले हैं। पहली बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर एक ब्लैक डिजाइनर पॉल टॉजवेल को यहां पर दिया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को अनोरा फिल्म के लिए दिया गया है। बेस्ट एक्टर एंड्रियन ब्रॉडी को द ब्रुटलिस्ट के लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कीरन कल्किन को रियल पेन के लिए दिया गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्दाना को एमेलिया पेरेस। इसके अलावा फिल्म और निर्देशन की बात करें तो बेस्ट फिल्म अनोरा रही है। बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर अनोरा। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द ब्रुटलिस्ट। बेस्ट एडिटिंग अनोरा। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अनोरा। बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले जो है कॉन्क्लेव को दी गई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय और एनिमेशन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हियर ब्राजील की फिल्म को दिया गया है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को दिया गया है। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म इन द शैडो ऑफ द साइप्रस और बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म आई एम नॉट अ रोबोट को दिया गया है। वहीं संगीत श्रेणियों की बात करते हैं तो इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मई एमिलिया पेरेस का है और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर द ब्रुटलिस्ट को दिया गया है। तकनीकी और डिजाइन श्रेणियों में बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन विकेट को दिया गया है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन पॉल टॉसवेल को, पहले ब्लैक डिजाइनर। बेस्ट मेकअप और हेयर स्टाइलिंग द सब्सटेंस। बेस्ट साउंड ट्यून पार्ट 2। बेस्ट विजुअल इफेक्ट ट्यून पार्ट 2 को दिया गया है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नो अदर लैंड और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करें तो आधिकारिक नाम एकेडमी अवार्ड्स हैं। आयोजक एकेडमी ऑफ मोशन है। पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस AMPAS। पहली बार कब दिया गया? 16 मई 1929 हॉलीवुड के रूजवेल्ट होटल में। ट्रॉफी में क्या दिया जाता है? तो सोने से मढ़ी मूर्ति जिसमें एक नाइट तलवार पकड़े फिल्म रील पर खड़ा है। फिल्म रील में 5 स्पोक है, अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, लेखक और तकनीशियन। 98वें ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक जो प्रविष्टि की बात कर लेते हैं तो फिल्म का नाम है होमबाउंड, भाषा है हिंदी, निर्देशक है रीनज खेबान। घोषणा सितंबर 2025 में की गई। श्रेणी जो मिली है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के दृष्टिकोण से। प्रक्रिया जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय फिल्म फेडरेशन यानी कि FFI के अंतर्गत गठित ज्यूरी के द्वारा इसकी यहां पर भारत की ओर आधिकारिक फिल्म की एक प्रविष्टि के तौर पर भेजा जाता है। भारत ने कई फिल्मों को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा है, जिनमें से मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे 1988, लगान 2001 जो है ऑस्कर की अंतिम सूची तक पहुंची थी। 2024 में लापता लेडीज निर्देशक करण जौहर, प्रोडक्शन निर्देशन किसलय को
97 ऑस्कर 2025 में प्रविष्टि मिली थी और 2025 में होमबाउंड को 88वें 2000 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि दी गई है। चलिए बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कारों के बारे में, जो पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। पुरस्कार की शुरुआत 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड के द्वारा की गई। इसका निर्माण कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के द्वारा किया जाता है। यह पुरस्कार समाचार पत्र प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में दिया जाता है। पुरस्कार राशि में $15,000 की राशि और सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में पुरस्कार श्रेणी में यहां पर आपको दिया जाता है स्वर्ण पदक। 2025 की बात करें तो 23 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। पत्रकारिता की 15 श्रेणियां और पुस्तक, नाटक, संगीत की 8 श्रेणियों में पुरस्कार शामिल रहे हैं। विजेताओं की सूची की बात करें तो कथा साहित्य में पर्सिवल एवरेट को जेम्स उपन्यास के लिए मिला, जो हकलबेरी फिल्म की कहानी को एक गुलाम की दृष्टि से प्रस्तुत करता है। नाटक की बात करें तो ब्रैडन जैकब्स जेनकिंस को पर्पस के लिए सम्मानित किया गया। जो फिल्म देखा जाए तो यहाँ पर अमीर अश्वेत परिवार की आंतरिक जटिलताओं पर आधारित रही है। पत्रकारिता में न्यूयॉर्क टाइम्स को 4, न्यूयॉर्कर को 3, ट्रंप की हत्या के प्रयास की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए वॉशिंगटन पोस्ट को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। वहीं पब्लिक सर्विस की बात करें तो कविता सुरना, लिज़ी प्रेसर, कैसेंड्रा ज़रामिलो और स्टेसी क्रेनेट्स को रिपोर्टिंग पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु के कारण अस्पष्ट गर्भपात कानून अपवाद के लिए, जांच संबंधी रिपोर्टिंग के लिए रॉयटर्स स्टाफ को दिया गया है, जो फेंटानाइल संकट पर आपोच श्रृंखला का खुलासा करता है। स्पष्टीकरण रिपोर्टिंग में अगर देखा जाए तो आजम अहमद को, क्रिस्टीना गोल्डबम और मैथ्यू एकिंस को यहां पर तीनों को दिया है एनवाईटी। स्थानीय रिपोर्टिंग में अलीसा छू निकथीम और जेसिका गैलाघर। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में वॉल स्ट्रीट जर्नलिस्ट ऑफ एलन मस्क पर रिपोर्टिंग। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की बात करें डेक्लन वॉल्स एनवाईटी स्टाफ सूडान संघर्ष पर। विशेष लेखन मार्क वॉरेन को एक्वायर। टिप्पणी मोसाब अबू तोहा द न्यूयॉर्कर। समीक्षा में देखा जाए तो अलेक्जेंड्रा लैंग ब्लूमबर्ग सिटी लैब। संपादकीय लेखन में राज माकंड को, शेरन स्टाइनमैन को, लीजा फॉल्केनबर्ग को, लीहा बेनकोविट्स को ह्यूस्टन क्रॉनिकल्स जो रिलेट करते हैं। चित्रित रिपोर्टिंग और टिप्पणी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एन टेलेंस वॉशिंगटन पोस्ट से रिलेट करते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए देखा है तो डग मिल्स को एनवाईटी के हैं। विशेष फोटोग्राफी मोइसेस समन द न्यूयॉर्कर और ऑडियो रिपोर्टिंग द न्यूयॉर्कर स्टाफ को दिया गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर अलग अलग है। एबेल पुरस्कार, इसमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये चर्चित कोई पुरस्कार नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पहली चीज, नॉर्वे सरकार के द्वारा यह प्रदान किया जाता है और नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा इसका संचालन किया जाता है। पुरस्कार दिया किसे गया तो वर्ष 2025 में जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को दिया गया। किस लिए दिया गया है तो बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत के लिए दिया गया है। पहला पुरस्कार 2003 में दिया गया गणित के क्षेत्र में ही। पुरस्कार राशि जो मिलती है 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। और अन्य घटक देखा है तो नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हॉगन के द्वारा डिजाइन की गई विशेष ग्लास पट्टिका इसमें दी जाती है। अगला है एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आंसर हो जाएगा आपका गणित। पेन प्रिंटर 2025 का पुरस्कार जुलाई 2025 में सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलुल्ला को यहाँ पर दिया गया है, कारण उनकी सशक्त प्रभावशाली लेखन। समारोह 2025 में यहाँ पर अक्टूबर में आयोजित। पिछला विजेता 2024 में भारतीय लेखिका अनुदति राय को दिया गया था। पुरस्कार परिचय की बात करें तो 2009 में इसकी शुरुआत हुई। नोबेल साहित्य के तौर पर इसे जाना जाता है। हेराल्ड प्रिंटर के संदर्भ में इसे शुरू किया गया था। पात्रता यूके और आयरलैंड राष्ट्रमंडल और पूर्व राष्ट्रमंडल देशों के रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक लेखकों को। 72वां मिस वर्ल्ड, ये भी काफी बार चर्चा का विषय पुरस्कार रहता है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको हाईलाइट करेंगे। तिथि क्योंकि इंडिया में हुई है तो और भी चर्चा का विषय है। 31 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना भारत में इसका आयोजन हुआ है। 1996, 2024 और 2025 ये तीसरी बार है जब भारत में इसका आयोजन हो चुका है। बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद 2024-25 में लगातार इसका आयोजन हुआ है। विजेता और उपविजेता की बात करें तो विजेता थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुआंगसरी, पहली थाई महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि पहली बार जीत रही हैं। प्रथम उपविजेता इथियोपिया की हासेट डेरेज एडमासू रही हैं और द्वितीय उपविजेता पोलैंड की माजा क्लात्जा रही हैं।
भारत की जो प्रतिनिधि रही उनका नाम है, राजस्थान की रहने वाली थी नंदिनी गुप्ता, जो टॉप 20 तक पहुंची। पिछली विजेता की बात करें तो चेक गणराज्य की थी क्रिस्टीना पिस्कोवा। और विशेष सम्मान जो है अभिनेता सोनू सूद को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की मिस वर्ल्ड विजेता अब तक यहां पर बात कर लें तो रीता फारिया को 1966 में, ऐश्वर्या राय बच्चन को 1994 में, डायना हेडन को 1997 में, युक्ता मुखी को 1999 में, प्रियंका चोपड़ा को 2000 में और मानुषी झिल्लर को यहां पर देखा जाए तो 2017 में अब तक पुरस्कार मिल चुके हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का देखा जाए तो 18 अगस्त 2025 को जयपुर राजस्थान में आयोजन होता है। विजेता रही मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से है और अब वे 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025 में जो कि थाईलैंड में होने जा रही है उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। प्रतियोगिता का परिणाम तो मनिका विश्वकर्मा जीत गई हैं, बस इतना यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट रनअप रही है उत्तर प्रदेश से तान्या शर्मा और इसके अलावा महक ढींगरा दिल्ली की रहने वाली द्वितीय, अमिशी कौशिक हरियाणा की तीसरी रही है। इसके अलावा कौन सा पुरस्कार कहाँ पे हो रहा है 2024-25 की जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं रही हैं तो उसका यहाँ पर एक विशेष उल्लेख इसमें अलग से किया गया है जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया है। जैसे कि कुछ और चीजें हैं, जैसे मिस इंडिया यूएसए 2025 कैटलिन सैंड्रा अनिल भारतीय अमेरिकी, मिस यूनिवर्स 2024 73वीं विक्टोरिया कसरे थेल्विक डेनमार्क की, भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किया था रिया सिंघा ने। फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता रही हैं निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की विजेता रही ध्रुवी पटेल गुजरात की। दुनिया की पहली मिस एआई रही हैं केंजा लेली मोरक्को की। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रही हैं रिया सिंघा जो कि गुजरात की है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 तिथि जुलाई 2025 जहां पर इसकी घोषणा होती है। व्यक्तिगत श्रेणी के कई पुरस्कार प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि वर्षा देशपांडे को महाराष्ट्र में जो उसकी संस्थापक रही हैं दलित महिला। विकास मंडल स्थापना हुई थी 1999। योगदान क्या रहा है कि लैंगिक न्याय, कानूनी सुधार, शिक्षा, जमीनी स्तर पर महिलाओं की सशक्त पहचान। संस्थागत श्रेणी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ की स्थापना 1927 में हुई और योगदान जो है जनसंख्या विज्ञान और नीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिनके द्वारा इसको यहाँ पर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरस्कार के बारे में ध्यान दें तो स्थापना हुई थी 1981 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसका उद्देश्य यह था कि जनसंख्या और प्रजनन स्वास्थ्य से उत्कृष्ट योगदान में व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया जाए। 78वां कांस फिल्म महोत्सव की बात करें, इसका आयोजन 2025 में हुआ 13 से 24 मई के बीच कांस फ्रांस में। संस्करण था 78वां। यह पुरस्कार किस किस श्रेणी में किसे दिया गया है तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है जफर पनाही को अनसिंपल एक्सीडेंट ईरान। ग्रैंड प्रिक्स यहां पर दिया गया है सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए अफेस्क जॉन वर्दी को, निर्देशक है जोआचिम ट्रायर नॉर्वे के। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मिला है क्लेम्बर मेडेंका फिल्हो को और उनकी फिल्म रही है ओ एजेंट सीक्रेटो द सीक्रेट एजेंट जो कि ब्राजील का है। संयुक्त जूरी पुरस्कार सीरत को यहां पर दिया गया है, निर्देशक ओलिवर लैक्स फ्रांस के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा द सीक्रेट एजेंट के लिए यहां पर दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलेटी को दिया गया है, ला पेटिटे डेराने को फ्रांस को दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ पटकथा जीन पियरे डार्डेन और ल्यूक डार्डेन जुएंस मेरेस को बेल्जियम के रहने वाले हैं। इसके अलावा बीगन क्योंग ये शिदाई चीन के रहने वाले हैं। रिसरेक्शन जो उनकी फिल्म का नाम है इंग्लिश में। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में है और कई बार यहां से सीधा प्रश्न आया हुआ है, इसलिए इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2025 में देखा जाए तो एक विशेष इसलिए रहा है कि ईरानी फिल्म निर्देशक जाफर पनाही की फिल्म को सर्वोच्च पुरस्कार पाम डी और यहाँ पे प्रदान किया गया है। ब्राजील, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, चीन जैसे देशों की फिल्मों को इसमें प्रमुख श्रेणियों में सम्मान दिया गया। चलिए बात करते हैं देश के प्रमुख व्यक्तित्व, नियुक्तियां और निधन को लेकर के जो चीजें चर्चा का विषय रही हैं। संवैधानिक पदाधिकारियों की बात करें तो राष्ट्रपति हमें द्रौपदी मुर्मू कौन सी है, 15वीं है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 15वें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। न्यायिक प्रमुख की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई हैं 52वें बी आर गवई। महान्यायाधीश इस समय है आर वेंकट रमणी 16वें हैं। सॉलिसिटर जनरल इस समय कौन है, तुषार मेहता है।
एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। संसदीय संदर्भ में बात कर लेते हैं तो सभापति राज्यसभा के कौन है इस समय? सीपी अब राधाकृष्णन। जो उपराष्ट्रपति होगा वही पदेन आपका बन जाता है सभापति। उपसभापति राज्यसभा से श्री हरिवंश। महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा जेपी नड्डा। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के ओम बिरला। नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी और महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह है। निर्वाचन आयोग के बारे में देख लेते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, 26वें है। अन्य चुनाव आयुक्तों में है विवेक जोशी, सुखवीर संधू। उप चुनाव आयुक्त में अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो कैग के संजय मूर्ति हैं, 15वें हैं। एवं महालेखा महानियंत्रक सीजीए जो है एसएस दुबे है, 28वें। सशस्त्र सेनाओं की बात करें, सर्वोच्च सेनापति के प्रमुख यहां पर देखा जाए तो सर्वोच्च सेनापति आपके राष्ट्रपति हैं। वायुसेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह, 28वें। नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें। थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, 30वें। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जो है अनिल चौहान है। महानिदेशक सैन्य अभियान के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है। सचिव और सलाहकारों की बात करें तो कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथ। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के हैं प्रमोद कुमार मिश्र। प्रधान सचिव दूसरे प्रधानमंत्री के हैं शक्तिकांत दास। निजी सचिव प्रधानमंत्री के हैं निधि तिवारी। और विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री हैं, 35वें। सचिव एवं सलाहकारों की बात करें तो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन। वित्त सचिव अजय सेठ। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव हैं अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टीवी रविचंद्रन। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नामेश्वरन। और मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। गुप्तचर एवं जांच संगठनों की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, 19वें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हीरालाल समरिया हैं, 12वें। निदेशक जो है आईबी के निदेशक जो है तपन कुमार डेका है। रॉ के प्रमुख इस समय कौन है? पराग जैन। एनआईए के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। ईडी के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन। और एनसीबी के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात कर लेते हैं। एसएसबी के महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक है आरएस भट्टी। एनएसजी के यहाँ पे महानिदेशक बी श्रीनिवासन। एसपीजी के निदेशक है आलोक शर्मा। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजीव रैना है। और एनसीसी के महानिदेशक 34वें हैं गुरबीर पाल सिंह। इसके अलावा आईसीजी के महानिदेशक एस परमेश। एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद। डीजी आरपीएफ की देखें पहली महिला है सोनाली मिश्रा। महानिदेशक असम राइफल के विकास लखेड़ा। और होमगार्ड महानिदेशक हैं विवेक श्रीवास्तव। कई बार प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को लेकर के भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। नीति आयोग के सीईओ BBR सुब्रमण्यम हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय कुमार हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष 23वें 22वें देखा दिनेश माहेश्वरी और ऋतुराज अवस्थी रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रहे विजय किशोर रहाटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं हंसराम गंगाराम अहिर। अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग के एस गोपाल कृष्णन। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। ऐसे ही भारत के लोकपाल अध्यक्ष हैं इस समय अजय मणिकराव खानविलकर। 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं क्रमशः अरविंद परगड़िया और एनके सिंह। अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो रवनीत कौर रही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बी रामासुब्रमण्यम 9वें हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा।
ऐसे ही भारतीय बोर्ड समिति से और प्राधिकरणों के अध्यक्ष निदेशक कौन रहे हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ जो कौन है इस समय? रविंद्र भाकर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राजेश निर्वाण। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के अध्यक्ष यहां पर कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? मिनेश शाह। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन। राष्ट्रीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहोटी। यूआईडीएआई के सीईओ हैं भुवनेश कुमार। भारत का महानियंत्रक एवं जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं केसी वेणुगोपाल। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। अब चलिए बात करते हैं ऐसे ही बैंकों से संबंधित कुछ प्रमुख आपकी नियुक्तियां, उसे संबंधित अध्यक्ष गवर्नर। सबसे पहले तो आरबीआई के संजय मल्होत्रा है गवर्नर, इस समय 26वें हैं। उप गवर्नरों में कौन कौन है? तो पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन, एम राजेश्वर राव है। मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ जो है आरबीआई का कौन है? सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक क्षेत्र में बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी। सीएफओ है कामेश्वर कुदवंती। प्रबंध निदेशक है राम मोहन राव अमारा, राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एस तोनसे, अश्वनी के तिवारी। बैंक ऑफ बड़ौदा के देवदत्त चंद्र है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी जो है रजनीश है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निधु सक्सेना। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मातम वेंकट राव, एमडी सीईओ है, सब ध्यान रखिएगा। इंडियन बैंक के सीईओ हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ हैं अशोक चंद्रा। पंजाब एवं सिंध बैंक के एमडी सीईओ हैं स्वरूप कुमार साहा। यूको बैंक के एमडी है अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एमडी है ए मणिमेखलाई। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। आंध्रा प्लस कॉर्पोरेशन बैंक को मिलाकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय कर दिया गया। विजया बैंक देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो इस तरह कई सारे बैंकों को आपने विलय कर दिया है। प्रेस और मीडिया के प्रमुख महानिदेशक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष है नवनीत सहगल। अध्यक्ष यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक है मौसमी चक्रवर्ती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है के एन शांत कुमार। और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है सागर मुखोपाध्याय। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष है एमवी श्रेयस कुमार। और कहां से पूछा जाता है? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों में होने वाली प्रमुख नियुक्तियां, जैसे कि इसरो के अध्यक्ष में कौन है? वी नारायणन। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार शुक्ल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक कौन है? विवेक भसीन। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिसर सीएसआईआर के महानिदेशक है नल्ला तंबी कलाई सेल्वी। अध्यक्ष देखा है तो औद्योगिक विकास अनुसंधान परिषद टीम रामासामी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केस के निदेशक हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। खेल संगठनों के प्रमुखों की बात करें, जैसे कि आईसीसी अध्यक्ष हैं जैसा। आईसीसी सीईओ हैं संजोग गुप्ता। आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। आईओसी के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है क्रिस्टी कोवेंटी जिम्बाब्वे। और आईएएएफ यानी कि एथलेटिक्स महासंघ अध्यक्ष है सेबेस्टियन को। भारत तोलन महासंघ के अध्यक्ष है मोहम्मद जलूद। हॉकी महासंघ अध्यक्ष है मोहम्मद तैयब इकराम। बीसीसीआई लोकपाल व नैतिकता अधिकारी कौन है? अरुण मिश्रा।
फीफा अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो, इटली, स्विट्जरलैंड। AIBA मुक्केबाजी के अध्यक्ष हैं लवलीना बोरगोहेन। BCCI के अंतरिम अध्यक्ष राजीव शुक्ला। भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल। मुख्य कोच गौतम गंभीर। मुख्य कोच महिला क्रिकेट की अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के DG हैं नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं कल्याण चौबे। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं बहादुर सिंह सागू। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं मनोलो मार्केस। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं संतोष कश्यप। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष हैं PT ऊषा। एशियाई ओलंपिक परिषद पहले भारतीय अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह। भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष चुना गया है हेमंत बिश्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग के अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू। और भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया। कुछ महिलाएं जो काफी चर्चा का विषय रही हैं, जैसे कि आस्था पुनिया। क्यों चर्चा का विषय रही? पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भारतीय नौसेना में। यशस्वी सोलंकी जो पहली महिला है ADC भारत के राष्ट्रपति के। आरती सरीन जो कि पहली महिला है महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। नईमा खातून पहली महिला कुलपति हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक हैं चिकित्सा सेवा सेना में। और सुमन कुमारी है BSF की पहली महिला स्नाइपर। अवनी लेखरा पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में फतह करने वाली भारतीय महिला। ज्योति राठे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला। अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। प्रीति रजक की बात करें तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। अदिति सेन डे GD बिरला पुरस्कार प्राप्त पहली महिला वैज्ञानिक है। सुप्रीता सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हैं वायु रक्षा कोर में पहली महिला। माधवी मनु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा हैं बिहार की। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला। फातिमा वसीम सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। गीतिका कौल की बात करें तो सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। जया वर्मा सिन्हा को देखा जाए तो आपको रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दीपिका मिश्रा वीरता पदक पुरस्कार पहली वायुसेना अधिकारी हैं। गीता राणा की बात करें तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बन गई हैं। लॉन्स नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। PT ऊषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की बनी है। मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की बनी है। और शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों में पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। विशाल V शर्मा यूनेस्को भारत के स्थायी प्रतिनिधि। वेनेसा नाकोटे सद्भावना राजदूत यूनिसेफ। आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय राजदूत यूनिसेफ में नियुक्त किया गया है। पर्वतनेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अजय मानिकराव खानविलकर को भारत का लोकपाल। पल्ले गंगा रेड्डी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय हरित बोर्ड। जयश्री दास वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया फिक्की महिला संगठन का। विपिन कुमार सिंह को महासचिव बनाया गया है एशियाई एथलेटिक्स संघ का। आशीष खन्ना को अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के प्रमुख, जैसे कि महासचिव जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने हैं एंटोनियो गुटेरेस जो कि रहने वाले पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव यनो अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया की हैं। अध्यक्ष 80वां और 79वां संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के लेना बाक जर्मनी और फिलेमोन यांग कैमरून के। संयुक्त राष्ट्र के विशेष अभिकरणों की बात करें जैसे विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। कूटनिरपेक्ष नैम के अध्यक्ष हैं इल्हाम अलियेव। IMF के देखा जाए तो आपके क्रिस्टीना जॉर्जिवा बुल्गारिया। WTO के महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो जो कि इबेला नाइजीरिया। और चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की बात कर लेते हैं। इसमें है जेनिफर साइमंस जो कि बनी है पहली महिला राष्ट्रपति कहां की? सूरीनाम की। क्रिस्टी कोवेंटी
ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेट्टम्बो नंदी नेदितवा पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की। नगोजी ओकोंजो इवेला पहली महिला महानिदेशक बनी है WTO की। क्लाउडिया शीनबाम पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको की। शॉर्ली बोचवे पहली अफ्रीकी महासचिव राष्ट्रमंडल की। पेंटोन गटरन सिनवात्रा सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी थी थाईलैंड की। चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख, ये तो नियुक्तियों की बात हो गई, प्रमुख निधन की बात कर लेते हैं। जैसे कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया 5 अगस्त 2025 को 79 वर्ष की अवस्था में। इनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हिंसावड़ा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजनीतिक यात्रा की बात करें तो मेरठ कॉलेज से राजनीति में प्रवेश, 1974 बागपत से विधायक, 1980-84 में राज्यसभा सदस्य, 89 में अलीगढ़ से लोकसभा सदस्य। राज्यपाल का कार्यकाल देखा जाए तो इनका बिहार में 2017-18, उड़ीसा में अतिरिक्त प्रभार 2018, जम्मू कश्मीर में 2018-19, गोवा में 2019-20, मेघालय में 2020-22। विशेष योगदान की बात करें 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की अवस्था में एम्स में। 26 सितंबर 1932 को माह गाह अविभाजित पंजाब अब पाकिस्तान में है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अर्थशास्त्र ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से DPhil किया था। प्रशासनिक और आर्थिक पदों की बात करें तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। और राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो राज्यसभा सदस्य 1991 से 6 कार्यकाल तक असम से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए फरवरी 2024। राजस्थान से प्रतिनिधित्व करते हुए वित्त मंत्री रहे हैं 1991 से 1996 के बीच। प्रधानमंत्री रहे हैं 2004 से 2014 के बीच। वित्त मंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है 1991 से 1996 के बीच, जहां पे इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया, LPG रिफॉर्म्स, विदेशी निवेश को कुछ क्षेत्रों में 51%, लाइसेंस परमिट राज का खात्मा, सरकारी विनिवेश को बढ़ावा देने का काम, MRTP अधिनियम में संशोधन, रुपए का अवमूल्यन और विदेशी मुद्रा संकट का समाधान जैसे पहलुओं पर कार्य किया। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 2004 से 2014 के बीच, जहां पे सामाजिक योजनाएं, आर्थिक सुधार, मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जैसी ऐतिहासिक योजनाएं घोषणाएं की गई। परमाणु करार इनके कार्यकाल में हुआ था अमेरिका के साथ। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख निधन, जैसे हल्क होगन 24 जुलाई को हुआ, WWE के सुपरस्टार रहे हैं। VS अच्युतानंद का यहाँ पर 21 जुलाई को हुआ, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। एलन बर्गमैन 17 जुलाई को ऑस्कर विजेता गीतकार। मोहम्मद बुहारी का 13 जुलाई को नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति। वत्सला 8 जुलाई को एशिया के सबसे बुजुर्ग हथनी। पीटर रुफाई नाइजीरियाई फुटबॉल खिलाड़ी का निधन 3 जुलाई। शेफाली जरीवाला 27 जून को कांटा लगा गाने से जो मशहूर अभिनेत्री रही। शलीम अख्तर का 13 जून को वरिष्ठ उर्दू समाचार वाचक। गुलाम नबी शाह 12 जून को कश्मीरी गायक थे। विजय रूपाणी का 12 जून को यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के एक प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो गई। MR श्रीनिवासन 20 मई को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। जयंत नल्लीकर 20 मई को खगोल वैज्ञानिक। के कस्तूरी रंगन 25 अप्रैल को इसरो के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार देखा जाए तो 4 अप्रैल अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। मनोज भारती राजा 25 मार्च को अभिनेता और निर्देशक रहे हैं। इसके अलावा जॉर्ज फोरमैन की 21 मार्च को देखा जाए तो डेथ हो गई, अमेरिकी मुक्केबाज रहे थे। बिंदु घोष को 16 मार्च को डेथ हुई, अभिनेता रहे हैं, तमिल अभिनेता। रमाकांत रथ 16 मार्च को ओडिया कवि। और सैयद आबिद अली का निधन हुआ 12 मार्च को, जो कि भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। फ्रेड स्टोल 5 मार्च को इनका निधन हुआ, ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी। मायाधर राउत 22 फरवरी को ओडिसी नृत्यांगना। सुकरी बॉम्बगौरा कन्नड़ लोक गायक थे, 13 फरवरी को इनकी डेथ हुई। सत्येंद्र दास जो कि राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी थे, 12 फरवरी को इनकी डेथ हो गई। नवीन चावला जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, इनकी डेथ 1 फरवरी को हुई। ललित कटार जो कि प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं, इनकी डेथ हुई 25 जनवरी को। डॉक्टर के रामचंद्रन एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं, इनकी डेथ हुई 17 जनवरी को। पी जयचंद्रन 9 फरवरी को महाराष्ट्र के गायक हैं। राजगोपाल चिदम्बरम भारत के परमाणु कार्यक्रम के वास्तुकार रहे थे, 4 जनवरी को इनकी डेथ हुई।
मनमोहन सिंह के बारे में भी हमने देखा, भारत के 14वें प्रधानमंत्री, 26 दिसंबर को डेथ हुई। ओसामू सुजुकी, जिनका 25 दिसंबर को डेथ हो गई, ये सुजुकी मोटर्स के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। श्याम बेनेगल जो प्रसिद्ध निर्देशक थे, 23 दिसंबर को इनकी डेथ हुई। ओम प्रकाश चौटाला 20 दिसंबर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। उस्ताद जाकिर हुसैन 15 दिसंबर को इनकी डेथ होती है, प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं। एस एम कृष्णा 10 नवंबर को इनकी डेथ हुई, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री। शशि रुइया 26 नवंबर को एसआर समूह के चेयरमैन थे। एस एस बेदी सुप्रीम कोर्ट पूर्व जस्टिस, 21 नवंबर को डेथ हुई। वरदाराकर की विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, 11 नवंबर को इनकी डेथ हुई। और दिल्ली गणेश जो है 9 नवंबर को तमिल अभिनेता की इनकी भी डेथ हो गई। तो ये सभी यहाँ पर प्रमुख नियुक्तियां निधन को लेकर के हमने देख लिया। इसके अलावा सारी जो सूची है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। इन सूचियों के बारे में आते हैं अगले पे। भाग 13 जो खेल परिदृश्य को लेकर के है, कुछ प्रमुख खेल और उससे जुड़ी हुई यहाँ पे प्रमुख घटनाक्रम जो कि आपके चर्चा का विषय हो सकती हैं और परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा खेल आयोजन था, 38वां संस्करण था। 28 से 14 फरवरी के बीच हुआ, 17 दिन तक चला। कहाँ आयोजित हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि कौन थे? तो गृह मंत्री अमित शाह। प्रतिभागी 10,000 से ज्यादा एथलीट, कोच, अधिकारी, सैन्य दल भी इसमें शामिल थे। शुभंकर जो मस्कट था कौन था? मौली। टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। खेलों की संख्या कितनी है? 38। योग, मलखंभ जैसे पारंपरिक खेलों को भी इसमें शामिल किया गया था। शीर्ष 3 पदक विजेता राज्यों की बात करें तो इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य। दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, 54 स्वर्ण, 71 रजत, 76 कांस्य। और हरियाणा तीसरे पे था, 48 स्वर्ण, 47 रजत, 58 कांस्य। उत्तराखंड की उपलब्धि रही 24 स्वर्ण सहित कुल 103 पदक। राज्य को नई खेल की पहचान यहां पर मिली। इसके अलावा इस पर एक क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन था? तो मौली। राष्ट्रीय खेल नीति जारी की गई 2025 में, जो 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का यहां पर स्थान लेगी। मुख्य बिंदु, सबसे पहली खेल नीति कब आई? 1984। दूसरी आई 2001 और अब तीसरी आ रही है 2025 में। मुख्य नाम है एनएसपी, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025। खेलो भारत नीति, जिसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। स्तंभ कौन कौन से हैं तो हाईलाइट भी कर सकते हैं। वैश्विक उत्कृष्टता, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जन आंदोलन के खेल और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से एकीकरण। वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता है जमीनी स्तर से शीर्ष तक संरचना डेवलप की जाना। राष्ट्रीय खेल महासंघों का प्रशासन में सुधार लाना। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से खेल पर्यटन, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को विकसित करना होगा। सामाजिक समावेशन के लिए महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी को बढ़ाना होगा। खेल को जन आंदोलन के रूप में फिटनेस संस्कृति, सार्वभौमिक खेल सुविधाओं से जोड़ना है। और एपी 2020 से जुड़ाव जो है स्कूल पाठ्यक्रम में खेलों का समावेश भी शामिल करना है। इस तरीके की यहाँ पर एक विस्तृति है। संवैधानिक स्थिति की यहाँ बात कर लेते हैं। खेल जो है राज्य सूची का विषय है, जबकि युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण इसके प्रमुख यहाँ पर संस्थागत ढांचे हैं। क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय खेल नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1984 में। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन हुआ उत्तर प्रदेश में, 13 से 24 नवंबर 2025 के बीच ग्रेटर नोएडा में। 80 से अधिक देशों और 450 मुक्केबाज और 150 अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आयोजन स्थल की बात करें तो ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। अवधि 13 से 24 नवंबर 2025। सह आयोजन 23 नवंबर को विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस के द्वारा। भागीदारी 80 से ज्यादा देश, 450 खिलाड़ी, 150 अधिकारी। 2023 की मेजबानी किसको मिली थी? जर्मनी को, कोलोन शहर में हुआ। 2024 का आयोजन हुआ था इंग्लैंड, अमेरिका और मंगोलिया। फाइनल्स इंग्लैंड में। 2025 का आयोजन ब्राजील, जर्मनी, कजाकिस्तान। फाइनल्स में भारत। और भारत का अनुभव पहले 2 बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है, 2018, 2023 और 2017 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस। क्वेश्चन है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन भारत में कहां होगा? दिल्ली, ग्रेटर नोएडा। तो ग्रेटर नोएडा इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की बात कर लेते हैं जो वैश्विक स्तर पर होते रहते हैं। काफी बार प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, जैसे कि यूएस ओपन 2025, ये 145वां संस्करण था। तिथि 24 अगस्त से 7 सितंबर 2025, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ग्रैंड स्लैम वर्ष का अंतिम
जीता कौन? तो विजेता थे कार्लोस अल्करेज, वे उपविजेता थे जेनिक सिकर इटली के। तो जेनिक सिनर और कार्लोस अल्करेज के बीच फाइनल हुआ। अल्करेज का ये दूसरा यूएस ओपन खिताब है, पहला जीता 2022 में। उनके टोटल हो गए 6 ग्रैंड स्लैम। जीत के साथ विश्व रैंकिंग में भी यहाँ पर आपको पहले स्थान पर आ चुके हैं। पुरस्कार राशि में मिली है 5 मिलियन यूएसडी यानी कि 42 करोड़, और उप विजेता को मिला है 22 करोड़ यानी कि 2.5 मिलियन। महिला एकल की बात करें तो एरिना सबालेंका बेलारूस की हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। उप विजेता रही अमांडा एनिसिमोवा जो कि यूएसए की है। सबलेंका का ये दूसरा यूएसए ओपन खिताब है। 2014 में सेरेना विलियम्स के बाद पहली बार महिला जिन्होंने ये खिताब बरकरार रखा है। पुरुष युगल में देखें तो मार्सेल ग्रेनुलर्स और होरासियो जेबालोस ने यह खिताब जीता है, जिन्होंने जो सैलिसबरी और नील इकोस्पिकी को हराया है। महिला युगल की बात करें तो विजेता रही हैं गैब्रिएला ड्राबोस्की और एरिन राउटलिफ। मिश्रित युगल की बात करें तो विजेता रही हैं सारा एरारनी, आंद्रेया विवासोरी। मुख्य अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं, तो ये चीजें ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगली बात करते हैं 25वां राष्ट्रमंडल भारत तोरण चैंपियनशिप 2025 आयोजन हुआ 25 से 30 अगस्त 2025 को। कुल पदक थे 13, 4 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य से। यहां पर देखा जाए 31 देशों के 300 भारोत्तोलकों ने इसमें भाग लिया। भारत पहले स्थान पर था, दूसरे पर मलेशिया, तीसरे पर नाइजीरिया, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। अजित नारायण ने 71 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। अजय बाबू वल्लूरी ने 79 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने 48 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है, भारत ने लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में महिला वर्ग में शानदार प्रदर्शन किया। जैस्मीन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। किस वर्ग में जीता है? तो 57 किग्रा में जीता है। हराया किसको? तो पोलैंड की जूलिया सर्मेटा को 4-1 से हराया है। इसके बाद नुपुर शिवराणा रजत पदक इन्हें मिला 80 किग्रा में। पोलैंड की अगाता कास्मार्का से कड़े मुकाबले में इन्हें हार मिली। पूजा रानी को कांस्य पदक मिला है मिडिल वेट में। और पुरुष वर्ग में कोई भी खिताब यहाँ पर नहीं मिला है, कोई भी यहाँ पर नहीं जीता है। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रही जैस्मिन लैम्बोया किस वर्ग से संबंधित है? तो मुक्केबाजी। अगला है अभिमन्यु मिश्रा, जिन्हें विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये अमेरिका के हैं, 16 वर्षीय हैं और इन्होंने फिडे ग्रैंड स्विस 2025 में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया है क्लासिकल शतरंज में। घटना 8 सितंबर 2025 को फिडे ग्रैंड स्विस राउंड 5 समरकंद में। प्रतिद्वंदी थे 19 वर्षीय विश्व चैंपियन डी गुकेश। परिणाम 61 चालों तक चले मुकाबले में 12वीं चाल में गुकेश की गलती का फायदा उठा करके वो जीत गए हैं। तो नाम इनका बस ध्यान रखिएगा, सबसे युवा कौन है, किसने हराया है। इसके बाद इस पर एक क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहे अभिमन्यु मिश्रा किस खेल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज। बाकी कार्लोस अल्करेज ने खिताब जीतकर यूएस ओपन में पहला स्थान हासिल कर लिया है, तो ये भी ऑलरेडी हमने यहाँ पर देख लिया है। बाकी यूएस ओपन का जो आयोजन होता है यूनाइटेड स्टेट टेनिस एसोसिएशन करता है, और प्रतियोगिता महिला, पुरुष एकल, युगल, मिश्रित युगल, जूनियर और पैरा टेनिस में होती है। 1978 के बाद ये पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 23 वर्ष से पहले तीनों सतहों यानी कि क्ले, ग्रास और हार्ड पर एक से अधिक यहाँ पर मेजर जीत लिए हैं। इस पर अगला है एशिया कप 2025। भारत ने देखा जाए तो यह पुरुष हॉकी में चौथा खिताब जीता है। पहले 3 खिताब 2003, 2007 और 2017 में जीते। 2025 में चौथी बार यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। भारत ने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया और 2026 पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। स्थान राजगीर हॉकी स्टेडियम बिहार में हुआ। भारत का चौथा खिताब है, विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए, सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपए। महाद्वीपीय दबदबा भारत का बना हुआ है, कोरिया पर जीत हासिल की है। अन्य यहां पर देखा जाए तो एशिया कप 2025 का आयोजन कहां हुआ था? तो राजगीर बिहार में। 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025
आयोजन कहाँ हुआ? 11 से 15 अक्टूबर 2025 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया। क्वालिफिकेशन: पुरुष और महिला वर्ग की शीर्ष 13 टीमें सीधे प्रवेश पाएंगी। प्रमुख भागीदार जो है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसी शीर्ष टीम इसमें रही। भारत का अवसर: घरेलू मैदान का फायदा उठाया और सीधे क्वालिफाई करने का मौका है। भुवनेश्वर ऑलरेडी खेल की पहचान है, अवसंरचना भी यहाँ पर बहुत बेहतर है हर तरीके की। इसी पर एक क्वेश्चन है कि 25वें एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो भुवनेश्वर में। आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है, भारत में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच यहाँ पर चलने वाला है। भारत और श्रीलंका संयुक्त मेजबानी इसमें करेंगे। और कितने टीमें भाग लें? तो 8 टीमें हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। 28 लीग मैच होंगे, कुछ नॉकआउट मैच होंगे। राउंड रोबिन प्रारूप है, शीर्ष 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंचेंगी। गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई 4 जगह पर यह मैच का आयोजन होगा। श्रीलंका में देखा है तो कोलंबो में होगा। पाकिस्तान के सभी मैच यहाँ पर होंगे। वहीं बात करें गत विजेता ऑस्ट्रेलिया की, तो 7 बार की विजेता यहाँ फेवरेट मानी जा रही है ऑस्ट्रेलिया। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर है। तो भारत में आयोजित हो रहा है इसलिए यहाँ पर देखा है तो ये चर्चा का एक विषय है। क्वेश्चन हो सकता है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो आंसर होगा भारत और श्रीलंका। अगला है बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। 17 वर्षों के बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत ने वापसी की है और आखिरी बार 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ था। तो घोषणा स्थल पेरिस में 2025 में। भारत में वापसी 17 साल बाद, 2009 के बाद 2026 में इसका आयोजन होगा। 8 साल बाद पिछली बार 2018 में नानजिंग चीन में हुआ था एशिया में। मेजबान जो शहर होगा वो नई दिल्ली होगा। भारत की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खेल में बढ़ती हुई पहचान को यह दर्शाता है। और ठीक है, और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहलू इसमें नहीं है। तो आंसर बस ध्यान रखिए, क्वेश्चन हो सकता है 2026 का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो नई दिल्ली। इसके बाद भारत ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अपने आप में इतिहास, 99 पदक टोटल भारत के द्वारा जीते गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत ने 50 स्वर्ण पदक जीतकर एशिया में अपना दबदबा स्थापित किया है। पिछली चैंपियनशिप 2023 में चांगमोंग में दक्षिण कोरिया में भारत के कुल 64 पदक जीते थे। मेजबान यहाँ पे कजाकिस्तान दूसरे पर, चीन यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। अंकुर मित्तल ने पुरुषों की डबल ट्रैप विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण जीता। अला वेनिल वाला रिवन ने महिला एयर राइफल में एशियाई रिकॉर्ड बनाया। अर्जुन बाबूता के साथ मिश्र टीम ने स्वर्ण पदक जीता। नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। शिफ्त कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पहला एशियाई खिताब। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अपना बरकरार रखा है। अमन भाकर ने 3 कांस्य पदक जीते जिनमें से एक व्यक्तिगत इवेंट में था। तो हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ और भारत में शीर्ष स्थान पर जो था? तो आंसर क्या करना है आपको? शामकिंट, कजाकिस्तान। इसके अलावा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं जैसे कि वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन विराट कोहली के द्वारा पूरे किए गए 23 फरवरी 2025 को 227वीं पारी में। सचिन तेंदुलकर ने 350 पारी में पूरे किए थे, जिनसे 63 पारी कम यहाँ पर विराट कोहली ने पूरी कर लिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। कोहली के बारे में देखा जाए तो सबसे अधिक कैच लेने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन 156 है और इस मैच में पहले दोनों बराबरी पर थे। कोहली ने 2 कैच लेकर के 158 कैच ले लिए और सबसे ज्यादा कैच लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो यहाँ पर टॉप 3 अगर हम बात करें सबसे कम पारियों में 14,000 रन बनाने वाले, तो विराट कोहली यहाँ पर सबसे ऊपर है। 14,984 गेंदों पर उन्होंने ये 14,000 रन बनाए हैं। वनडे के सर्वाधिक रन बनाने वाले शीर्ष खिलाड़ियों की अगर बात करें तो विराट कोहली इसमें तीसरे नंबर पर है, 14,000 रन है। कुमार संकारा के 14,234 है और सचिन तेंदुलकर के 18,426 रन है। भारत फिडे विश्व कप 2025 की भी मेजबानी करेगा। 23 वर्षों के बाद 30 से अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक गोवा में 206 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत के डी गुकेश, आर प्रज्ञानता के साथ मैग्नस कार्लन, फैबियानो कारुआना जैसे खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे। समय जो होगा 30 अक्टूबर 27 नवंबर। पुरस्कार राशि $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कैंडिडेट टूर्नामेंट क्वालिफिकेशन शीर्ष 3 खिलाड़ियों को 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में स्थान मिलेगा। भारत की पूर्व मेजबानी अंतिम बार जो किया गया था 2002 में हैदराबाद में, जिसके विजेता थे विश्वनाथन आनंद।
शतरंज की उत्पत्ति जो भारत में गुप्त साम्राज्य के समय 6ठी शताब्दी में हुई, तब इसे चतुरंग कहा जाता था। और भारत के गौरव समय देखा है तो डी गुकेश जो है वर्ल्ड चैंपियन है, और प्रज्ञानंद जैसी युवा प्रतिभाएं भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अगर देखें तो शतरंज शिक्षा, शांति, समानता को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को। आयोजन स्थल तो वैश्विक स्तर पर फिडे के द्वारा किया जाता है, 1924 की स्थापना हुई पेरिस में। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा। भारत ने अंतिम बार किस वर्ष फिडे विश्व कप की मेजबानी की? तो आंसर होगा 2002 में। अगला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2025 का यहाँ पर जो खिताब मिला है, महिला के दृष्टिकोण से देखा जाए, पुरुष और महिला में यहाँ पर इसकी घोषणा की जाती है। तो शुभमन गिल को भारत के चौथी बार ये पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट में 567 रन बनाए, औसत 94 की। बर्मिंघम टेस्ट में 269 और 161 रन, कुल 430 रन एक ही टेस्ट में, जो दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड है। मैनचेस्टर टेस्ट में 103 रन भी उन्होंने बनाए, जो मैच बचाने में महत्वपूर्ण रहे। इससे पहले उन्हें 3 बार मिल चुका है, जनवरी 2023 में, सितंबर 2023 में, फरवरी 2025 में। महिला वर्ग की बात करें तो सोफिया डंकले जो कि इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की बल्लेबाज हैं। 3 वनडे में इन्होंने 126 रन बनाए भारत के खिलाफ, 4 टी20 में 144 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 134 का। साउथहैम्पटन वनडे में 92 गेंदों में 83 रन, और पूरी टी20 सीरीज में इंग्लैंड की शीर्ष स्कोरर। महिला वर्ग में एश गार्डनर और हेले मैथ्यूज भी 4 बार यह अवार्ड जीत चुकी हैं, और पुरुष वर्ग में सुमन गिल ने यह 4 बार रिकॉर्ड जीत हासिल की है। विश्व खेल 2025 में भारत का पहला पदक। बात करें तो 9 अगस्त 2025 को चीन के चेंगदू में विश्व खेल 2025 का आयोजन हुआ। भारत ने तीरंदाजी में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय खिलाड़ी जिसमें ऋषभ यादव हैं, स्पर्धा थी पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी। पदक था कांस्य, जो कि भारत का पहला व्यक्तिगत पदक है। कांस्य पदक मुकाबला देखा है तो ऋषभ यादव ने अपने ही देश के अभिषेक वर्मा को 147 से हराया। अन्य विजेता स्वर्ण माइकल श्लोएशर है नीदरलैंड के, और रजत है कर्टिस ब्राडनेक्स अमेरिका के। विश्व खेल में भारत का पहला पदक है। तीरंदाजी जैसे खेल में भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत होती है और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक है। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2025 में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखी गई है नया नाम, भारत और इंग्लैंड में होने वाले टेस्ट सीरीज को लेकर के। आयोजन हुआ 20 जून से 4 अगस्त के बीच। प्रारूप 5 टेस्ट। आईसीसी विश्व चैंपियनशिप आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-2027 का हिस्सा है। सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी पहली बार रखा गया है। परिणाम रहा 2-2 से बराबरी। भारत के कप्तान थे शुभमन गिल, जो पहली बार टेस्ट कप्तानी कर रहे थे। इंग्लैंड कप्तान थे बेन स्टोक। विजेता सीरीज विजेता जो ट्रॉफी रही बराबरी पर रहने के कारण लॉर्ड्स में ही रखी गई। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो शुभमन गिल, भारत हैरी ब्रुक। प्लेयर ऑफ द मैच 5वां टेस्ट में मोहम्मद सिराज 9 विकेट। सर्वाधिक रन शुभमन गिल 754 रन, 4 शतक, 1 दोहरा शतक। सुनील गावस्कर 732 का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सर्वकालिक कप्तान रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन के नाम था, 810 के बाद ये दूसरा है नंबर पर थे। सेना देशों में 700 रन बनाने में पहले एशियाई बल्लेबाज। सर्वाधिक विकेट की बात करें तो मोहम्मद सिराज 23 विकेट। रिकॉर्ड प्रदर्शन गिल ने यहां पर देखा तो 150 और 250 एक ही मैच की दोनों पारियों में बनाने वाले पहले बल्लेबाज। गिल एजवेस्टन जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान। रविंद्र जडेजा WTC इतिहास में 2000 रन और 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो सेना में सर्वाधिक विकेट लेने वाले एशियाई गेंदबाज बन गए हैं। डेब्यू खिलाड़ियों में देखा जाए तो 2 रहे। साई सुदर्शन को पहले टेस्ट में, अंशुल कंबोज को चौथे टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला। कुल रन की बात करें तो दोनों ही टीमों का मिलाकर के 7187 रन बने। टेस्ट इतिहास में दूसरा सर्वाधिक पहला जो है एशेज रहा 1993 का 7221 रन। भारत की सबसे छोटी रन अंतर की जीत 5वां टेस्ट रहा, जहां 6 रन से भारत जीता। अगला है आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025। आयोजन हुआ 18 जनवरी से 2 फरवरी के बीच। मेजबान देश मलेशिया रही। भाग लेने वाली टीमें 16 थीं। फाइनल स्थान जो बायू एमास ओवल स्टेडियम, पंडामारन, क्लैंग, मलेशिया में। विजेता रहा भारत, लगातार दूसरी बार भारत चैंपियन बना। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। भारतीय कप्तान निक्की प्रसाद रही। 7 में से 7 मैच भारत ने जीते। 5 मैच 8+ विकेट जीते और 2 मैच 60+ रन से जीते। मुख्य खिलाड़ी मुगांदी त्रिशा भारत की प्लेयर ऑफ द मैच। फाइनल में प्लेयर ऑफ द सीरीज। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन 309।
वैष्णवी शर्मा ने 9 विकेट लिए। नए प्रतिभागियों में शामिल थे नाइजीरिया, मलेशिया, समोआ। नाइजीरिया ग्रुप चरण में न्यूजीलैंड को हरा करके उन्होंने बड़ा उलटफेर किया था। यह टूर्नामेंट भारत की महिला क्रिकेट टीम की नई पीढ़ी को दर्शाता है। महिला वनडे में सबसे तेज शतक बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर बन गई स्मृति मंधाना 15 जनवरी 2025 को। विपक्षी टीम आयरलैंड शतक 70 गेंदों में, और उससे भी तेज अभी इन्होंने बना दिया है, 50 गेंदों में शतक बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये भी रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। पिछला रिकॉर्ड जो था इन्हीं के नाम, तो 70 और 50 पहले तो इन्हीं का। तीसरे नंबर पर हरमनप्रीत कौर है 87 गेंदों में। महिला वनडे में 10 शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज भी हैं। और पृथ्वी रावल ने भी 154 रन की शानदार पारी मैच में खेली थी। भारत ने 435 रन का स्कोर बनाया और महिला वनडे में भारत का ये अब तक का सर्वोच्च स्कोर रहा। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 5 से 29 जुलाई 2025 को बटूमी जॉर्जिया में आयोजन हुआ। तीसरा संस्करण था। 107 खिलाड़ी थे, 46 महासंघ थे, शीर्ष 20 में से 17 इसमें शामिल थे। विजेता थी दिव्या देशमुख जो भारत की नागपुर की रहीं। फाइनल में उन्होंने भारत की ही कुनेरी हम्पी को टाई ब्रेक में 0.5 से हराया। पुरस्कार राशि $50,000। पहली भारतीय महिला जिसने फिडे महिला विश्व कप जीता है। जीत के साथ ग्रैंड मास्टर भी बन गई हैं और ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला है। सामान्य 3 ग्रैंड मास्टर नॉन प्लस 2500 एलो के बजाय सीधे फिडे प्रमुख प्रतियोगिता जीतकर आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हैं। रनर अप की बात करें तो जीएम कोनेरू हम्पू रही हैं। तीसरा स्थान टैन झोंगी की रही है चीन की, और चौथा स्थान लेई टिंगची चीन की रही हैं। वह अलेक्जेंड्रा कोस्टिनियोक 2021, अलेक्जेंड्रा कोरिया चक्कीना 2023 के बाद यह खिताब जीतने वाले तीसरी खिलाड़ी हैं। जीत के साथ दिव्या कुनेरी हम्पू और टैंग झोंग ई के साथ महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के लिए भी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को घोषित किया गया है। ब्रांड वैल्यू की बात करें तो हो गई है 2259 करोड़, करीब 269 मिलियन। वार्षिक वृद्धि 18.5%। 2025 में आईपीएल का कुल व्यवसायिक मूल्य बात करें तो 1,56,568 करोड़, यानी कि 16.1% की वृद्धि। स्वतंत्र ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 32,721 करोड़, करीब 16.1% की इसमें वृद्धि हुई है। स्पॉन्सरशिप और डील्स की बात करें तो बीसीसीआई ने माई सर्कल 11, एंजल वन, रुपे सिएट को 1485 करोड़ में सह प्रायोजन बनाया है। टाटा ग्रुप के साथ 2500 करोड़ का 5 वर्षीय टाइटल स्पॉन्सरशिप है और विश्व की सबसे आकर्षक खेल साझेदारियों में से ये एक रही। मेगा नीलामी हुई 2025 में, इसमें देखने को मिला 639 करोड़ रुपए। सबसे महंगे खिलाड़ी रहे ऋषभ पंत 27 करोड़ और श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़। पंजाब किंग्स की ब्रांड ग्रोथ यहां पर देखने को मिली। रनर अप और श्रेयस प्लस रिकी पोंटिंग के रणनीति के कारण 36.6% की ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिली। सरपंच साहब कैंपेन ने पूरे भारत में इसको लोकप्रियता बनाई और दर्शक संख्या भी देखा जाए तो जियो सिनेमा पर 67.8 करोड़ बार इसे देखा गया और इस साल की इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मैच से भी ये अधिक रहा। प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं 2026 से 2034 के बीच कहां कौन सी होने वाली हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कि 10वां आईसीसी महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड और वेल्स में 2026 में होगा। 14वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में होगा। 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत बांग्लादेश में होगा। 10वां पुरुष टी20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका में होगा। 11वां पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। 12वां टी20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड, स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2027 का बांग्लादेश और नेपाल में होगा और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होगी। फुटबॉल में बात करते हैं। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका के मध्य तीनों में आयोजित होगा 2026 में। वहीं 2034 का सऊदी अरब में। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में। एएफसी एशिया कप 2027 सऊदी अरब में। 10वां फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राजील में। अन्य देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल 2027 मेघालय, एशियाई शीतकालीन खेल 2029 न्यूम सऊदी अरब, सॉरी, राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो, निशानेबाजी जूनियर विश्व कप 2025 भारत, एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड।
ओलंपिक की बात करें तो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका, 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। एशियाई खेल 20वें एशियाई खेल 2026 आईची एम नगोया जापान, आईची नगोया में होगा। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में, 22वें एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब में, 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2026 पाकिस्तान में, और अन्य प्रमुख खेल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में, 47वां शतरंज ओलंपियाड 2028 अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, तो आज के सत्र को हम यहीं समाप्त करते हैं। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से लगभग सभी प्रारूप यहां पर आपके पूरे हो चुके हैं। अंतिम कुछ सेगमेंट जो रह गए हैं वो लास्ट यहां पे कल हम इसे फिनिश कर लेंगे। तो आपका काम है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं कल अपने अंतिम राष्ट्रीय करंट अफेयर वार्षिका की एंटायर वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।